नमस्कार। चलिए आज भारत के संवैधानिक इतिहास पर एक छोटा सा मजेदार सा क्विज करते हैं। इससे क्या होगा, एक तो हमारा नॉलेज टेस्ट हो जाएगा और साथ ही उन इंपॉर्टेंट कानूनों को भी समझ लेंगे जिनसे आज के भारत की नींव पड़ी है। और हाँ, अगर कोई परीक्षा आने वाली है ना, तो ये रिवीजन करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। तो सब लोग तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आज इन सवालों पर पकड़ मजबूत करते हैं और देखते हैं कि अपनी तैयारी कितनी पक्की है। तो पहला सवाल ये रहा। अच्छा, ये सवाल एकदम बेसिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जरा सोचिए, ये वो कानून था जिसमें पहली बार कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद का कंट्रोल लाने की कोशिश की थी। कौन सा एक्ट था वो? जी हाँ, बिल्कुल सही। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये वो पहला कदम था जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश संसद का दबदबा बढ़ा। देखिए ये कितना दिलचस्प है। सिर्फ एक पद का नाम बदला गया, गवर्नर से गवर्नर जनरल, और पावर का पूरा समीकरण ही बदल गया। बंगाल के गवर्नर अब बाकी प्रेसिडेंसी से ऊपर हो गए और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बने पहले गवर्नर जनरल। असल में यहीं से भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। चलिए इसी टॉपिक पर एक और सवाल देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में तो बदलाव हुए ही, इस एक्ट ने जुडिशियल सिस्टम में भी एक बहुत बड़ी शुरुआत की थी। तो वो क्या थी? बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट। इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया का सेंटर हुआ करता था। चलिए अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में दो बहुत बड़े सुधार हुए जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स की दिशा ही बदल कर रख दी। ये जो 1919 का एक्ट था ना, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, लेकिन इसकी नींव एक बहुत फेमस रिपोर्ट ने रखी थी। क्या उस रिपोर्ट का नाम याद है? एकदम सही। इसे अक्सर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय। इस एक्ट की सबसे बड़ी बात थी द्वैध शासन या डायरकी की शुरुआत। अब ये क्या था? आसान भाषा में कहें तो प्रांतीय सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जिन्हें भारतीय मंत्रियों की सलाह पर गवर्नर चलाते थे, और दूसरा था रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, जिस पर गवर्नर का सीधा कंट्रोल था। यह सत्ता के बंटवारे का एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब एक थोड़ा ट्रिकी सवाल है। 1919 के एक्ट से ठीक पहले आया था 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। इसने एक ऐसी व्यवस्था शुरू की जो आज भी डिबेट का टॉपिक है। जानते हैं वो क्या थी? सही जवाब है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी पृथक निर्वाचन। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया और एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। कई क्रिटिक्स का मानना है कि इसी ने भारत में सांप्रदायिक राजनीति की नींव रखी थी। चलिए अब उस एक्ट पर आते हैं जिसे हमारे संविधान की नींव का पत्थर माना जाता है। ये उस समय तक का सबसे लंबा और डिटेल्ड कानूनी दस्तावेज था। ये शायद सबसे जरूरी सवालों में से एक है। हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चर है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे इसी एक्ट से लिया गया है। क्या इसका नाम बता सकते हैं? जी हां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका असर इतना गहरा है कि इसे समझे बिना इंडियन पॉलिटी को समझना लगभग नामुमकिन है। इस एक्ट का दायरा बहुत ही बड़ा था। सोचिए, एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल, प्रांतों को ज्यादा आजादी देना, और आज का जो हमारा रिजर्व बैंक और सुप्रीम कोर्ट है, उन जैसी संस्थाओं की स्थापना, ये सब 1935 के एक्ट की ही देन है। अच्छा, ये द्वैध शासन मतलब डायरकी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कैसे बदला वो समझना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, 1919 वाले एक्ट में इसे प्रांतों यानी प्रोविंसेस में लागू किया गया, लेकिन फिर 1935 वाले एक्ट ने क्या किया? उन्होंने प्रांतों से इसे खत्म कर दिया और इसे सीधा सेंटर में लाने का प्रपोजल रख दिया। मतलब शक्तियों का जो पूरा बैलेंस था, उसमें ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो अब हम इस ऐतिहासिक सफर के आखिर में आ गए हैं। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग इसमें और संविधान के लागू होने की तारीख में कंफ्यूज हो जाते हैं। सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। यहां अपनाया यानी अडॉप्ट शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसे अपना लिया गया, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन को हम सब रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं।
चलिए इस क्विज को खत्म करने से पहले सारे मेन पॉइंट्स को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये सब दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ये टाइमलाइन हमारे पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। 1773 से लेकर 1949 तक हर एक एक्ट हमारे संवैधानिक विकास की एक बहुत जरूरी कड़ी है। किसी भी एग्जाम के लिए इस टाइमलाइन को याद रखना बहुत फायदेमंद हो सकता है। और अब आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, इन सभी ऐतिहासिक एक्ट्स में से ऐसा कौन सा एक्ट है जिसका असर आज के भारत पर सबसे गहरा और सबसे स्थायी है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।